प्रिवियों आज हम कक्षा 9th भूगोल अध्याय 5 वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप देखोगे कि हमारा देश इतना विशाल है कि यहाँ पर भांति भांति प्रकार की वनस्पतियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं। यदि हम हमारे स्कूल के मैदान का ही अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि कितने प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती है। वनस्पतियों में जो हम किसान द्वारा जो फसलें या बागानों में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको सम्मिलित नहीं करते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि वनों के अंदर हम जाएं तो कितने प्रकार की घास, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के जानवर भी हमारे यहाँ पर वन में रहने वाले पालतू पशुओं के अलावा जो दूसरे अन्य जानवर होते हैं वह पाए जाते हैं। तो आज हम इस अध्याय में उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। देखोगे हम, जैसे हम हमारे विद्यालय में यदि घूमकर देखते हैं, गार्डन में देखते हैं, आसपास के मैदान में देखते हैं, तो खूब प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां वहाँ पर पाई जाती है। सब एक जैसी नहीं होती है, सारे पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारा देश भारत विश्व के कुल 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी कि जिनमें ज़्यादातर जैव विविधता पाई जाती है उनमें 12 देशों के अंदर हमारे देश को भी सम्मिलित किया जाता है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे पाए जाने के कारण ये देश विश्व में स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। यानी कि हमारे देश में 47,000 की विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे, यानी 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इन पेड़ पौधों के रूप में विश्व में हमारे देश का 10वां स्थान है और एशिया में देखा जाए तो हमारा स्थान चौथे नंबर पर आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। यानी कि 15,000 प्रकार के पेड़ पौधे जो केवल फूलों के लिए होते हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक, ये भी हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती है। तो इस प्रकार से 90,000 प्रजातियों के जानवर आप ये देखोगे और 47,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इतनी विविधताएं हमारे देश के अंदर सम्मिलित होती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत का मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाली वनस्पतियां, जिसको क्षति नहीं होती, ऐसी वनस्पतियां। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है कि परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। यानी कि हम जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में फसलें उगाते हैं, फल के बाग लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्वयं पौधे लगाते हैं, वह इनके अंदर सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। ये सारे वनांचल पौधे हैं, अपने आप उगने वाले पौधे हैं, जिनको इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज कहा जाता है
और जो भारत के बाहर से आते हैं उन्हें विदेशक पौधे कहा जाता है। यानी कि ऐसे पौधे जो हमारे देश के अंदर ही होते हैं उन्हें देशज पौधे कहा जाता है, और जिन पौधों को हमने विदेशों से मंगाया है या विदेशों से हमारे देश के अंदर आए हैं उन्हें विदेशक पौधे कहा जाता है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जानवर क्यों पाए जाते हैं, इनमें भिन्नताएं क्यों होती है, उनके कुछ कारण हैं। और उन कारणों का सबसे पहला भाग आता है धरातल, यानी कि हमारी जमीन संपूर्ण एक प्रकार की नहीं है। तो उसमें क्या होता है, धरातल का पहला भाग आता है भूभाग, यानी कि हमारी जमीन की स्थिति क्या है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, यानी कि सीधा प्रभाव और दूसरा प्रभाव भी वनस्पति पर पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि धरातल यानी कि जो हमारी जमीन है उसका वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैदानी भागों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, मरुस्थल भागों में अलग प्रकार की पाई जाएगी, जहाँ पहाड़ है वहाँ अलग प्रकार की पाई जाएगी, नदियों के तटों पर अनेक प्रकार की पाई जाएगी। इस प्रकार से जहाँ जिस प्रकार का धरातल है वहाँ उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि धरातल के स्वभाव का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। और जिस प्रकार की वनस्पति होती है वहाँ के वन्य प्राणी भी उसी प्रकार के होते हैं। जिन मैदानों में ज़्यादा घास पाई जाती है वहाँ खरगोश, हिरण आदि प्रकार के होते हैं। जो घने जंगल होते हैं वहाँ पेड़ों पर रहने वाले जानवर विशेष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में वनस्पति के हिसाब से ही वहाँ के जानवरों का बसेरा होता है, वहाँ के जानवर रहते हैं। धरातल का दूसरा भाग आता है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी का भी इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की मिट्टी होती है उसी प्रकार के पेड़ पौधों का जन्म वहाँ पर होता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों की डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि हरे भरे वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में मृदा की परत गहरी है तो वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पर्वतों पे इसलिए होते हैं कि जब बर्फ वगैरह गिरती है तो बर्फ फिसलती हुई नीचे चली जाती है, तो वह तिकोना टाइप होता है वृक्ष, ऊपर से तीखा और नीचे से उसका भाग थोड़ा बड़ा होता है। धरातल के बाद में दूसरा भाग आता है जलवायु। जलवायु का भी इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु के बिंदुओं में हम देखते हैं तापमान, पेड़ पौधों के उदय होने में, पेड़ पौधों के उगने में, वन्य जीवों के उनमें बसेरा करने में तापमान का विशेष महत्व होता है। तो तापमान के बारे में देखते हैं अपन। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप में पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंध के उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित कर देती है। यानी कि यदि हम पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाएं तो वहाँ पर तापमान में गिरावट होती है, इसलिए वहाँ के वातावरण में पेड़ पौधों की उगने की कैपेसिटी में भी अंतर आ जाता है। जो पेड़ पौधे नीचे धरातल पे उगते हैं वह अधिक ऊंचाई पर सही प्रकार से नहीं उग पाते हैं।
दूसरा बिंदु आता है इसका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। यानी कि किसी भी पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश मिलना आवश्यक है, और जिन पौधों पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय मिलता है वहाँ के पौधे सघन और जल्दी वृद्धि करने वाले होते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश कम मिलता है वह पौधे उन पौधों की अपेक्षा कम वृद्धि कर पाते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढलानों में सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है जबकि उत्तरी ढलानों में कम होता है, तो वहां से ज्यादा वनस्पति इस प्रकार से वहां पर पाई जाती है। इसका दूसरा है वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तरी पूर्वी मानसून में होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में बरसता है, बरसात पर्याप्त मात्रा में होती है, वहाँ सघन वनस्पति यानी कि ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जबकि जहाँ पानी कम बरसता है, बरसात कम होती है, ऐसे स्थानों पर पेड़ पौधे कम मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है, तो हम देखेंगे हमारे पश्चिमी भारत में मरुस्थल जो क्षेत्र है वहाँ कम वनस्पति पाई जाती है, जबकि पूर्वांचल में घने जंगल पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि जंगल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण में गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक रहते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वनों से बहुत सारे वनों, जब बरसात होती है तो जब पानी बरसता है तो उस बरसात से बहने वाले पानी उन पेड़ पौधों से टकराकर और उसकी गति कम होती है, इसलिए वह मृदा को कटने नहीं देते हैं, यानी कि मृदा में रुकावट पैदा होती है और मिट्टी कटाव नहीं होती है। इसके अलावा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। नदियों की धारा जो एक निश्चित दिशा में बहती है वह उसी दिशा में बहती रहती है। बहुत सारे उद्योगों का आधार होते हैं, मतलब जैसे फर्नीचर उद्योग हुआ, इसके अलावा लाख उद्योग हुआ, गोंद उद्योग हुआ, ऐसे अनेक उद्योगों को ये आजीविका प्रदान करती है। प्राकृतिक दृश्य तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई लोग भ्रमण करने जाते हैं तो वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा जो तेज हवा होती है उसे भी वह हवा इन पौधों से टकराकर उनकी गति कम होती है, इसलिए ये उसको भी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जो वन्य प्राणी होते हैं, यानी कि जंगल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको आश्रय प्रदान करती है, यानी कि वह इनमें रहकर और अपना जीवन बचाते हैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो गया है। यानी कि जितना वन क्षेत्र हमारे देश में पहले था उसकी अपेक्षा अब वन क्षेत्र में कमी आई है। उसका कारण है
कि खेती बाड़ी करने के लिए अनेक वन को काट दिया गया। नई नई परियोजनाएं, रोड, रेल लाइन, 4 लेन, 6 लेन, इस प्रकार से बड़े बड़े रोड, तो उनके लिए भी वनों को काटा गया। उद्योग धंधों के लिए वनों को काटा गया। बड़े बड़े शहर बन गए तो उनके लिए भी वन कम हो गए। तो इस प्रकार से अनेक कारणों से वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, वन कम होते जा रहे हैं। तो इससे प्राकृतिक वातावरण में भी बदलाव आया गया है। परियोजना कार्य यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। यानी कि हमें जहां भी स्थान मिले वहां अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किमी था। 68 लाख वर्ग किमी 2003 में हमारे था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। मतलब यानी कि जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों के वन धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। जहाँ मनुष्य के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है उसी क्षेत्रों के वन जीवित हैं, बाकी क्षेत्रों के वन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये एक सोचनीय बिंदु है। यदि हम इनको वन महोत्सव के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जागृत करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला व्यक्ति, आने वाली पीढ़ी वनों का महत्व समझ सकेगी कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, जंगली जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला को बनाकर ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो अपने आप हमारे ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पेड़ पौधों को लगाना हम शुरू कर देंगे और हमारा वातावरण ठीक रह पाएगा। दूसरा परियोजना कार्य आता है चित्र 5.1 में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के, यानी कि 2 प्रश्न है, इनका इस दंड आरेख को देखकर अपने को उत्तर देना है। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और ऐसा क्यों है। इन दोनों को हम, जो दंड आरेख बना हुआ है चित्र 5.1 है, इसे देखकर हम अभी समझेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। यानी कि हमारे संपूर्ण क्षेत्रफल का जितना लंबा चौड़ा भारत है उसका 21% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ये 2011 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार इसमें बताया गया है। अब आप देखो ये दंड आरेख है 5.1। तो हमसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो सबसे बड़ी लाइन यानी कि सबसे ज्यादा लाइन जो बनी हुई है, तो आप देखोगे 90%, सबसे ऊंची लाइन 90 वाली है। और ये किस राज्य की है, मिजोरम। आप देख पा रहे हो मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछा था इसने हमसे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश और वनों का प्रतिशत सबसे कम। तो हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। पीछे जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो यहाँ आप देखोगे तो सबसे कम जो वन क्षेत्र है वह दिखता है आपको दमन व दीप में। इस आरेख को देखने पर दमन व पंजाब और राजस्थान की स्थिति देखो आप, कितनी खराब स्थिति है, कितने कम इसमें जंगल हैं। हरियाणा की स्थिति देखो कितने कम है, दिल्ली की स्थिति देखो, तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखो 80% के आसपास। तो इस प्रकार से सबसे कम वाला है वह आपको मिलता है दमन व
द्वीप में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने ऐसा क्यों, इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जो पारिस्थितिक तंत्र है इसे हम अगले भाग में जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।